नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमने फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे ओएस के पेपर का, जो एमएमसीटी द्वारा आयोजित किया गया था जो 20 अप्रैल 2023 को। और चलिए हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन पे। आपके स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस हैं, रीड करना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बाकी प्रश्न जो बचे हुए हैं 55 क्वेश्चन से आगे के, उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 56 नंबर, विच लीव इज ग्रांटेड फॉर वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन। स्वैच्छिक रक्तदान कौन सा अवकाश दिया जाता है? ऑप्शन है सीएल, स्पेशल सीएल, एलएपी और एलडब्ल्यूपी। तो यहाँ मास्टर 10 कहता है कि आपको स्पेशल सीएल मिलेगा। ठीक है, तो MC 10, यस, MC 10 इज ए रीडेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 पे आ गए हैं। हाउ मैंडेटरी डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन कॉम्प्लीमेंट्री पासेस। तो मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 4 और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, डिविजनल रेलवे मैनेजर इज एलिजिबल फॉर डैश मेटल टोकन। मंडल प्रबंधक डैश मेटल टोकन के पात्र हैं। तो सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड टाइटेनियम। टाइटेनियम है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन सिल्वर का जो है वो सही है। आपको पता है मैंने कोई टिक्स दिया था, जीएम के लिए गोल्ड है, ठीक है, डीआरएम के लिए एस है, जिसका मैंने कई वीडियोस में जिक्र किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 पे आ गए हैं। पीएससी आइटम आर परचेज्ड ऑन डैश टेंडर बेसिस। पीएससी आइटम निविदा आधार पर खरीदे जाते हैं। डैश लिमिटेड, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर लिमिटेड, स्पेशल, सिंगल और ओपन का ऑप्शन पुट करना है। पीएससी एक्चुअली होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, और इसके लिए सिंगल टेंडर का प्रावधान है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये विशेष नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि द आइटम आर रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम स्पेसिफिक ओईएम। ओईएम एक्चुअली होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और उनसे सिंगल टेंडर के जो है बेसिस पे ऑफर मांगे जाते हैं। ठीक है, ये सेफ्टी एंड वाइटल या इमरजेंसी कह लें, उस टाइप के आइटम्स होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए हैं। एज पर HOER द कैटेगरी ऑफिस सुपरिटेंडेंट इज। तो आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने ही वाले हैं, तो ये कंटिन्यूअस के अंदर आता है। जिनको जिनको इंटेंसिव EI और एस्कुलेटेड में नहीं शामिल किया गया है, उनको कंटिन्यूअस में डाल दिया जाता है। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, हाफ एवरेज लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर डैश मंथ एट ए टाइम। आधे औसत वेतन अवकाश को एक बार में डैश माह के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। तो 24 मंथ के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, यही सही आंसर है। और लीव नॉट ड्यू जो है वो 360 डेज इन इंटायर सर्विस है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, डैश ईयर्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड इन वन स्पेल। तो एक स्पेल में कितनी छुट्टी किया जा सकता है? तो 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 8 ईयर्स एंड 7 ईयर्स। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए जो 5 ईयर्स का है, इससे एक बार में ज़्यादा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, maximum 5 years at a stage for regular staff and 3 months of for temporary staff. Period expended on extraordinary not for the purpose of study leave shall not be counted as a qualifying service for pensionary benefits. ये RV नंबर 33, सॉरी 33/2011 की बातें हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 63 कहता है रूल 3C ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू विच रेलवे एम्प्लॉय। ये रेल सेवा आचरण नियम का नियम 3C किस रेलवे कर्मचारी से संबंधित है? तो एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इज द राइट आंसर, बाकी में जाने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सा कंडक्ट रूल किस पे लागू होता है। तो डाउरी जो है वो 13A है, ठीक है। दहेज जो है 13A है, और 13 जो है वो एक्सेप्टिंग गिफ्ट है। सबलेटिंग जो है ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, ये 15 हाँ 15 में 15A कहला सकता है। यस 15A इसके अंदर इन्वॉल्व है रूल नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 को देख लेते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर डीम सस्पेंशन? डीम सस्पेंशन के लिए जो है SF2 का SF2 का इस्तेमाल किया जाता है। SF1 जो है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है। SF3 जो है वो सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड एम्प्लॉय। अगर आपको लेनी है तो ये फॉर्म सस्पेंडेड एम्प्लॉय को लेने मतलब सब्सटेंस अलाउंस लेने के लिए, ठीक है, भरना पड़ेगा। और SF11 जो है वो माइनर पेनल्टी है। SF5 इज ए मेजर पेनल्टी है। एक इम्पोर्टेंट आजकल सवाल पूछ जाते हैं SF7 का अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर ऑफ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, और SF8 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो मैं APO 8 बोलता हूँ हमेशा, टेलीविजन बताया है, और लोगों को भी जब मेरी बातें होती हैं तो उनको एडवाइस करता हूँ कि शॉर्ट में जाएं, इससे आपका ब्रेन एग्जैक्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे आ गए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन इज डैश ईयर्स। पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा कितनी है? तो 20 साल, 10 साल, 5 साल और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है 10 साल, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत सारे, अगर मेरे वीडियोस किसी ने देख लिए हैं तो इस पेपर को सॉल्व करने में बिल्कुल भी उनको परेशानी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आ गए हैं। हु इज डेलीगेटेड पावर रिगार्डिंग अपर एज रिलैक्सेशन इन मेकिंग CGA, यानी कि कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। CGA नियुक्ति करने में ऊपरी सीमा में छूट के संबंध में शक्ति किसे सौंपी गई है? तो अभी एक RB नंबर जारी किया गया था, RB नंबर 145/18 ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये ऑप्शन बी साफ साफ नजर आ जाएगा, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। DRM और CWM, ठीक है, इनको रिलीगेट किया गया है। आप में से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने लोग RB नंबर जो मैं बताता हूँ उनको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे हम आ गए हैं। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ PNM मीटिंग एट डिविजनल लेवल? संभागीय स्तर पर PNM बैठक के सचिव कौन हैं? तो यहाँ पे सीनियर DPO होते हैं, मैं आपको बता दूं, और ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 68 पे आ गए हैं। ड्यूरिंग सस्पेंशन डैश परसेंटेज बेसिक पे एंड DA इज गिवन। निलंबन के दौरान डैश प्रतिशत मूल वेतन और DA दिए जाते हैं। तो ये एक्चुअली 50% है, ठीक है। इसी के ऊपर नीचे होता रहता है। अगर बढ़ाना हो तो 25% बढ़ा सकते हैं, घटाना हो तो 25% घटा सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे आ गए हैं हम। एज पर फैक्ट्री एक्ट ओवर टाइम शुड नॉट बी मोर देन डैश आवर्स इन ए वीक एंड फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार ओवर टाइम एक सप्ताह में डैश घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये मुझे क्वेश्चन ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो फैक्ट्री एक्ट है उसमें 9 घंटे का डेली और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक किसी भी कर्मचारी से काम नहीं लिया जाएगा, ऐसा बताया गया है।
और अगर लिया जाता है तो मजदूरी को दुगनी दर से दिया जाएगा और भत्ते की गणना दो आधार पे होगी, दैनिक आधार पे होगी और साप्ताहिक आधार पे। जो कर्मचारी के लिए लाभकर होगा उसी का प्रयोग किया जाएगा। और एक सप्ताह में काम करने की अधिकतम सीमा जो है वो 60 घंटे से अधिक नहीं हो सकती है। और अधिकतम जो 50 घंटे का सीमा है ओवर टाइम जो है वो 50 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है इन क्वार्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है एज ए वीक, वो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर अगर ओरिजिनल आंसर की होता तो ये 50% पे जाता, क्योंकि उनके माइंड में ये है, भले ही इन्होंने वीक लिखा है लेकिन यहाँ क्वार्टर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप भी अपने विवेक का विचार कीजिए, विवेक से काम लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे आ गए हैं। द पेंशन विच इज ऑब्टेन्ड ऑन रिटायरमेंट विद इन ए फिक्स्ड एज लिमिट इज कॉल्ड एज ए डैश। एक निश्चित आयु सीमा के भीतर सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाले पेंशन को डैश कहा जाता है, तो सुपर एन्युएशन कहा जाता है, अधिवार्षिता। तो ऑप्शन सी जो डायरेक्ट जो मुझे दिख रहा है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि मिनिमम कंपनसेशन मनी इज डैश ऑन द परमानेंट फुल डिसेबिलिटी। अस्थायी पूर्ण विकलांगता पर न्यूनतम मुआवजा की राशि कितनी है? तो 1,40,000 रुपये है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो है वो 60% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाई रिलेवेंट फैक्टर, और या फिर जो भी अधिक होगा, जो 1,40,000, या फिर जो मैंने आपको बताया कि मंथली बेसिस जो रिलेवेंट फैक्टर है उससे अगर करते हैं तो, और जो 1,40,000 है, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो एम्प्लॉय के हक में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है, कम से कम उतना तो देना ही है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है। डैश फॉर्म इज यूज फॉर मेजर पेनल्टी। ऐसे 5 इज फॉर्म इज यूज फॉर मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के लिए ऐसे 5 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 73 है। एसी इज ए डैश आइटम। ये स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एसी की जब खरीदारी की जाती है तो किस आइटम के तहत उसकी रिक्विजिशन बनती है, उसकी डिमांड बनती है? तो एक्चुअली क्या है कि एसी जो है वो रेगुलर यूज होने वाली सामान नहीं है, और उसके लिए हम स्टॉक नहीं रखते हैं, दैट मीन्स, और ये कोई इमरजेंसी स्टॉक भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा नॉन स्टॉक जो ऑप्शन बी में है वो सही होगा। नॉन स्टॉक जो भी चीज़ें ओकेजनली खरीदी जाती है, अब मैंने मान लो कि डीआरएम ऑफिस के लिए कोई एसी खरीदने की ज़रूरत है मुझे, तो ये स्टॉक आइटम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक बार डीआरएम ऑफिस में लगा दिया तो 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी उसकी क्वार्टर लाइफ है उस दौरान के लिए वो फिक्स हो जाएगी, और इसकी डिमांड हमेशा रेगुलर नहीं आती है। तो जो रेगुलर डिमांड नहीं होती है वो नॉन स्टॉक में जाती है। ठीक है, अगर नॉन स्टॉक की परिभाषा देखें तो नॉन स्टॉक आइटम्स आर रिक्वायर्ड ओकेजनली एंड नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। दीज आइटम्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड एंड हैविंग वन टाइम रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि एक बार में अगर 5 साल के लिए लगा दिया तो फिर खरीदारी की जरूरत है। नो स्टॉक एंड मेंटेन्ड, इसलिए इसके लिए कोई स्टॉक मेंटेन नहीं किया जाता है। दीज आइटम्स आर परचेज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू मीट द स्पेसिफिक डिमांड। जब भी इस तरह की कोई डिमांड आती है तो हम उसकी खरीदारी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। सस्पेंशन इज ए नॉट पेनल्टी। निलंबन एक दंड नहीं है। तो चलिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। मेजर, माइनर, मेजर, स्मॉल एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पेनल्टी दंडी नहीं है, तो फिर स्मॉल और छोटा क्या या मेजर माइनर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हमारे हिसाब से डी हो जाएगा। रेलवे एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इन डैश डिमांड्स। तो रेलवे एक्सपेंडिचर जो है मेरे हिसाब से एक्सपेंडिचर को 9 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर A इक्वल टू 3 ऐसा करके है, और F तक जाता है, नहीं G तक जाता है। जैसे अगर यूँ कह रहे हैं
A इक्वल टू 03, B 04, C 05, D 06, E 07, F 08, ठीक है, एंड G इक्वल टू 09। ऐसे करके कहीं मैंने कुछ पढ़ा है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगा। लेकिन इसका जो आंसर है वो मेरे हिसाब से D9 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, डिमांड को जो डिवाइड किया गया है। अब मैंने कहाँ पढ़ा है ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन एक बार पढ़ा है तो याद आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ नॉन सिलेक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और गैर चयन के रूप में पदों के वर्गीकरण का निर्णय लेने वाला सक्षम पदाधिकारी कौन है? तो ये रेलवे बोर्ड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके लिए किसी और को सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन पोस्ट है डिसाइड करने का अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। नॉन सिलेक्शन पोस्ट आर फिल्ड बाय प्रमोशन ऑफ स्टाफ ऑन द बेसिस ऑफ। अचयनित पदों को कर्मचारी की पदोन्नति द्वारा डैश के आधार पे भरा जाता है। तो जब नॉन सिलेक्शन पोस्ट होता है तो सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी के द्वारा ही भरा जा सकता है, और दूसरा ऑप्शन इसके अंदर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड टू पास फॉर स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर के लिए पास होने के लिए मेडिकल कैटेगरी जो दी गई है वो A2 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन है और ये पहले डिस्कस पुराने वीडियोस में किए गए हैं, तो मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए पुराने वीडियोस को भी देखते रहें, अगर देखने की इच्छा है तो। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे बेनिफिट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि मैक्सिमम LP कैन बी सैंक्शन अप टू डैश डेज एट ए टाइम फॉर ग्रुप सी इम्प्लाई। ग्रुप सी इम्प्लाई के लिए अधिकतम ALP एक बार में दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है। 120 दिन तक, 180 दिन तक, 160 दिन तक, 200 दिन तक। तो ऑप्शन बी 120 दिन तक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ए पर्सन कॉन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ कैन बी रिमूव फ्रॉम सर्विस विदाउट कंडक्टिंग इंक्वायरी इन टर्म ऑफ रूल डैश ऑफ DR 1968। कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को DR 1968 के नियम के संदर्भ में जांच के बिना सेवा से हटाया जा सकता है। तो स्पेशल जो कंडीशन है वो रूल नंबर 14 के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 14/2, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कोई रीजन नहीं है कि कोई और ले सकें। अगर 15 को लेते हैं तो ये डिप्रेशन पे जाने वाले लोग हैं, उनके लिए नियम लागू होता है। लेकिन वहाँ भी कैसे ये 15/2 में जो है मेरे ख्याल से ये है कि भाई कौन डिप्रेशन पे गया है, उनकी अथॉरिटी कौन होगी, ये डिसाइड किया जाता है शायद मेरे ख्याल से। चलो मैं इसके बारे में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 81 पे। रेलवे बोर्ड वाज फॉर्म ऑन विच कमिटी रिपोर्ट्स। रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति रिपोर्ट पे किया गया है? देवराय कमेटी पे, रेलवे रिफॉर्म्स कमेटी पे, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी पे और एकवर्थ कमेटी पे। एकवर्थ कमेटी पे क्या है कि बजट को अलग किया गया था 1924 में। ठीक है, थॉमस कमेटी यहाँ पे सही आंसर है। इनके रिकमेंडेशन पे इस कमेटी का थॉमस रॉबर्टसन कमेटी का गठन मेरे ख्याल से 1901 में किया गया था, और रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में किया गया था। ठीक है, तो उनके रिकमेंडेशन पे रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें से एक चेयरमैन, 2 मेंबर्स और एक सेक्रेटरी होगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड करके बताया था। तो ये मेरे ख्याल से था। ठीक है, 1 चेयरमैन, 2 मेंबर्स एंड 1 सेक्रेटरी, और 2005 में
वो सॉरी 1905 में ये रेलवे बोर्ड ये हुआ था। ठीक है, अब एक वर्ड कमेटी जो मैंने बता दिया कि बजट को जनरल बजट से अलग किया गया था, और ठीक है इतना ही काफ़ी है। और विवेक देवराय कमेटी ने एक रिकमेंडेशन किया था कि रीऑर्गेनाइज करो रेलवे बोर्ड को, ठीक है, जिसके आधार पे मेंबर्स की कमी की गई थी बाद में, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिफॉर्म कमेटी भी एक इम्पोर्टेंट कमेटी है, तो इनके बारे में आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा नॉलेज आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 पे आ गए हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज आर इन शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे जो है ये 22 जो ऑप्शन बी है यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे आ गए हैं। बेंचमार्क फॉर एपीआर for MSCP would be dash effect with the effect from 25 जुलाई 2016। MSCP के लिए APR के लिए डैश बेंचमार्क 25 जुलाई 2016 से प्रभावी है, तो वेरी गुड कर दिया गया है, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। PME अप टू 45 years, PME 45 साल तक डैश once in a 2 years, once in a 3 years and once in a 4 years and none of these। तो PME एक्चुअली पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये 45 साल तक जो है once in a 4 year होता है, और जो ऑप्शन सी में है। अगर 45 साल से ज़्यादा के हैं आप, तो 55 साल तक आपको साल में 2 बार कराने पड़ेंगे, 55 ईयर्स तक। ठीक है, अगर 55 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो आपको एवरी ईयर आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। यही रूल्स है, सिंपल सा। ठीक है, अगर ग्रुप सी मेडिकल कैटेगरी सी या C2 के 1 या 2 के लिए है, तो उनको एक ही बार पूरी लाइफ टाइम में मेडिकल के लिए भेजा जाता है। ठीक है, बाकी जो रनिंग स्टाफ है या दूसरे और हैं उनको इस तरह की कंडीशन के साथ रेलवे हॉस्पिटल भेजा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है। यहाँ पे एक और बात है कि जो इम्पोर्टेंट है कि कितने दिन तक मेडिकल हो जाने चाहिए, और कितने दिन तक अगर वो किसी वजह से बैठा रहता है तो उसकी जो छुट्टियां हैं, उसकी जो ड्यूटीज आवर्स हैं, उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, ये पढ़ने में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगातार क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो हाई होता जा रहा है। इसलिए अपने नॉलेज को बेहतरीन ढंग से एनहांस करें। जहाँ से भी जो भी मिले आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, उसको पढ़ें, PDF मिलता है तो। और ठीक है, और मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ऑलरेडी स्टडी विद प्रभात के नाम से जो चैनल अभी ये किया गया है, पहले APU एस्पिरेंट था, उसको ये किया गया है, तो वहाँ पे ये PDF फाइल अपलोड कर दी गई है। जिसके भी वीडियो बनेंगे वहाँ पे इसके PDF फाइल अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आप उन पे ज़्यादा मेहनत कर सको। चलो क्वेश्चन नंबर 85 पे आ गए हैं। एनी ई ऑफिस फाइल कैन बी डिलीटेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? किसी भी ई ऑफिस फाइल को कितने साल बाद डिलीट किया जा सकता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल और नेवर। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि नेवर वर्ड इज फाइन, कभी भी नहीं किया जा सकता है। मैं लोगों को यह एडवाइस करता हूं कि आप जब भी ई ऑफिस में कोई फाइल पुटअप करते हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से करें। ये आपके गोल्डन वर्ड्स हो सकते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं, और ये मूवमेंट में रहेंगी। आप किसी और टेबल पे जाएंगे तो ये चलता रहेगा। हो सकता है क्लोज कर दे कुछ लोग, जो आप पसंद ना आए तो वो नई फाइल बनाएंगे, लेकिन ये फाइलें कभी भी डिलीट नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो आप काम करते वक्त काफ़ी ध्यान रखें। Question number 86 है, an appeal or to punishment imposed by DRM can be made to। DRM द्वारा लगाए गए दंड की अपील किसको की जा सकती है? ठीक है, तो HOD को की जा सकती है, यही सही आंसर है।
आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसओडी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच सॉरी एजुकेशनल क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ विडो ऑफ कंपसनेट ग्राउंड, अनुकंपा के आधार पर विधवा की नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक मापदंड क्या है। तो वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर निरक्षर भी हैं तो उनको, इलिटरेट हैं तो भी उनको नौकरी मिलेगा, उनके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता का मापदंड नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे आ गए हैं। व्हाट इज द पीरियड फॉर सेकेंड अपील इन आरटीआई एक्ट? within 60 days, within 30 days and within 45 days। now this, तो यहाँ मुझे जो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है 90 डेज, तो इस हिसाब से मैं ऑप्शन डी को चूज करूँगा, क्योंकि दूसरी अपील उस तारीख से 90 दिन के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस दिन अपीलकर्ता द्वारा वास्तव में प्रथम अपीली प्राधिकारी के निर्णय प्राप्त किया था। ठीक है, तो यही इसका रूल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, इंडियन रेलवे इज क्लासिफाइड इन हाउ मेनी क्लाइमेट जोन्स इन दिस रेगुलेशंस? भारतीय रेलवे को ड्रेस विनियमों में कितने जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए, अगर जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत करना है तो वहाँ के टेम्परेचर बेस्ड जो क्लाइमेट है उनको चूज करना पड़ता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है ना 5 जोन में हमको बांट दिया गया है। हमको मतलब हमारे जो एम्प्लॉय हैं जिनको ड्रेस की ज़रूरत है, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हो, जो गर्म में रहते हो, या फिर ऐसा। ठीक है, तो एक्चुअली जो पहला ऑप्शन है वो ऐसा है कि ओनली समर ओनली बोलते हैं उसको। ठीक है, ये समर ओनली हो गया। फिर समर एंड विंटर होता है। इसमें डिफरेंस क्या है? अगर 60.7 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर आता है तो समर ओनली हो जाएगा, और अगर जो है 16.7 से नीचे होता है और 11.7 तक अगर जाता है तो ये समर एंड विंटर ओनली हो जाएगा। ठीक है, समर एंड विंटर भी होता है, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइल्ड, जो मैंने भूल गया। तो ठीक है, ये माइल्ड के लिए ये है, लेकिन समर एंड विंटर के लिए भी है, एक साथ समर एंड विंटर भी आएगा। वो है 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो, इतना या इससे नीचे का जो टेम्परेचर होगा वो होगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, BELOWS यही होगा बिलो। ठीक है, तो ये होगा। इसके अलावा अगर टेम्परेचर 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है तो उसके लिए विंटर ओनली लग जाएगा। ठीक है, और अगर 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर चला जाता है तो वो वेरी कोल्ड में गिना जाएगा। ठीक है, लिखने में परेशानी हो रही है इसलिए सॉरी। तो ये मैंने आपको 5 क्लाइमेट बता दिए हैं, तो आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे या फिर दोबारा इसको सुन सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये कोई पूछने की बात नहीं है, क्योंकि भारत की 15वीं राष्ट्रपति 25 जुलाई 2022 से बनी हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी हैं। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बीट्स in a jar is 30, the total number of beads is, एक जार में मोतियों की कुल संख्या 15% जो है वो 30 है, तो कुल मोतियों की संख्या क्या है? तो ये मैथ का सवाल है। ठीक है, चलिए ये मुझे भी बहुत सूट करता है।
तो अगर देखें 1% पहले निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे। 15% इजकल टू 30। अगर परसेंट को हटाना है तो इसके नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि परसेंट का ये इस तरह ना लिखने के लिए यहाँ पे हम मार्क करते हैं। अब 100 इंटू 30 बाई 15, ठीक है, तो अगर ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो टोटल जो है वो 200 आ जाएगा आपको, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है, अगर आप मेरी बात को समझ गए। क्योंकि अगर आप ऐसे करने जाएं तो भी हो जाएगा 15 इंटू 2 इजकल टू ये हो जाएगा, और फिर अगर 1% इजकल टू 2 तो 100% इजकल टू 200, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24, 36 एंड 40। 24, 36 और 40 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। अगर आप इसे देखने जाएंगे तो आपको इसका कॉमन दिखेगा, कॉमन फैक्टर, और आप सीधे सीधे 36 को मतलब यहाँ पे 360 को मार सकते हैं। लेकिन इसको निकालते कैसे हैं तो चलो देखते हैं। ये हमने मैथ 10 क्लास में पढ़ा था, यहाँ भी रिविजन करने का प्रयास करते हैं। तो आप पहले 24 ले लें, फिर 36 ले लें, फिर 40 ले लें, और इस तरह हम बनाते हैं। फिर यहाँ से हम सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स जिससे ये सब कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक बार जाएंगे, फिर 2 से कट सकता है ये 6, 9 एंड 10। फिर यहाँ से जा सकते हैं, फिर एक बार 2 ले सकते हैं, 3, 9 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 5। अब इसको यहाँ से ऐसे करके आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर आपको हल्का सा भी याद है तो चलो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 360। तो ये आपका बन गया, यही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि सिनोनिम्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग। एक इंटॉक्सिकेटिंग क्या होता है? इंटॉक्सिकेटिंग जो आपको एल्कोहलिक ड्रिंक या जो ड्रग्स होते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उत्तेजित करते हैं आपको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन स्टिमुलेटिंग होगा इसका मतलब भी उसी तरह का रोचक उन्मादक या उत्तेजित होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि एंटोनियम ऑफ डिसमेंटल। डिसमेंटल क्या होता है? डिसमेंटल जो टुकड़ों में बांट दिया जाए, जैसे कि अगर कोई हमारा ट्रेन है तो उसको डिसमेंटल करना हो तो उसके व्हील अलग हो जाएंगे, उसके और बाकी पार्ट्स जो है अलग अलग कर जाएंगे। और अगर इसका अपोजिट वर्ड देखें तो कुछ बनाना होता है, बिल्ड करना होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 है द मीनिंग ऑफ आइटम्स वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क जो होता है इसको कैसे कहें आपको, जो एक्यूरेट नहीं होता है, आप समझो वाइड ऑफ द मार्क जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। तो एक्यूरेट नहीं होने का वर्ड जो है वो इनएक्यूरेट में छिपा है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर होगा। चलिए हम चले आए हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। 96 कहता है कि विच मास्टर सर्कुलर डील्स विथ रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा। तो स्काउट एंड गाइड कोटा के तहत जो रिक्रूटमेंट की जाती है वो मास्टर सर्कुलर नंबर 7 के तहत की जाती है, ठीक है। अब कहेंगे कि भाई मास्टर सर्कुलर 8 क्या है? तो 8 जो है अप्रेंटिस एक्ट 1961 का जो ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिस इन रेलवे जो है वो उस चैप्टर को फॉलो करता है। 11 जो है वो ग्रांट ऑफ ऑनरेरियम में है, ठीक है। और 12 जो है वो प्रोसीजिंग ऑफ रिकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ ऑन एंटरिंग रेलवे सर्विस। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको देख सकते हैं। अभी मैंने आपको एक
मास्टर्स रूलर नंबर 10 भी बताया था इसी वीडियो के अंदर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, क्वार्टर रिटेशन फॉर ईयर मार्क क्वार्टर इज अलाउड फॉर हाउ मेनी मंथ्स। ईयर मार्क क्वार्टर का पर क्वार्टर रिटेशन कितने महीने के लिए अनुमत है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने और 8 महीने। ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। जो ऑप्शन है नहीं इसके अंदर, कोई भी ईयर मार्क क्वार्टर 2 महीने से 2 मंथ से ज़्यादा रिटेशन नहीं किया जा सकता है। ये रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है, आप इसे कहीं नोट कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें कि ईयर मार्क क्वार्टर का रिटेशन केवल और केवल 2 महीने तक ही हो सकता है। ठीक है, आप चाहें तो इसे आप चैलेंज कर सकते हैं कहीं भी और मुझसे बता सकते हैं, मैं आपको इसके रूल्स दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। सरकार के पद पर आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो 10% है। नो डाउट, इसके लिए कोई और सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 है, टोटल डैश HLP will be carried for 3 years and 6 month working। यहाँ पे LP कह दिया है, तो LP अगर काउंट करते हैं, चलिए ठीक है, LAP को 3 साल और 6 महीने काम करने के लिए जमा किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, एक तो इन्होंने ऊपर में HLP कहा है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या है, सॉरी, LP कहा है। तो LP कहेंगे तो देखो ये 3 साल के लिए तो हर साल 20 मिलते हैं, यहाँ पे LHP के लिए तो 20 दिए 60 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल 60 हो जाएंगे और 6 महीने के लिए फिर 10 मिलेंगे, ठीक है, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। और अगर LP के ऊपर जैसे हिंदी में यहाँ पे लिखा है उन्होंने, अगर उस पे जाएंगे तो 30 दिया है 90, हर साल की 30 मिलते हैं अपने को, तो 90 ऐसे हो गए और 15 दिन और जोड़ लो आप, तो ऐसे 105 हो जाएंगे। तो हम इंग्लिश को फॉलो करेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर 70 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 किस पर लागू होता है? द रेलवे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल 1966 इज एप्लीकेबल टू ग्रुप A, B, C एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी पे लागू होता है। अगर आपने पढ़ा है तो उनके लिए भी क्राइटेरिया है कि कितने गिफ्ट ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितने शेयर मार्केट में, बॉन्ड में पैसे भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय भाषा लागू नहीं होता है? तो तमिलनाडु पे लागू नहीं होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये बोनस क्वेश्चन है जो आपने पीछे सॉल्व कर लिया, 22, ठीक है। निश्चित शब्द का विलोम क्या होता है? निश्चित शब्द का विलोम जो निश्चित है वो कदाचित हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दुर्लभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुलभ होगा, जो ऑप्शन ए में है, ठीक है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वस्त्र होगा। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान आता है, ठीक है। पंजाब और गुजरात बी में आते हैं और उड़ीसा सी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 110 पे, जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन का है। किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 344 के तहत
किया गया है, जो कि सही आंसर है। तो आप इस वीडियो तक बने रहें और अपनी नॉलेज को एनहांस किया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन कैसे हैं।